हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी तक क्लास 11 में हमने जो पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट हमने कुछ बताया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें नहीं था कुछ। लेकिन अब जो सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म, इस चैप्टर में हम लोग सारे वो टर्म्स सीखेंगे जो अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं। क्योंकि इसमें जब तक हम टर्मिनोलॉजी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम अकाउंटिंग के सही कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और अकाउंटिंग को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो आज बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या हैं और उसका क्या मतलब है अकाउंटिंग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि हमारे वो कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो डेली बेसिस पे हमारे बिजनेसेस में यूज़ किए जाते हैं और बिना इनके हम किसी भी बिज़नेस को सोच भी नहीं सकते हैं या बिज़नेस का सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर वर्ड हमें नज़र आता है वो आता है एंटिटी। एंटिटी आप यूनिट मान सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स का मतलब ये हो सकता है कि कोई फर्म हो सकती है या कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कुछ लेन देन हो रहे हैं, ठीक है। अब लेन देन में हम लोग दो तरह के लेन देन को समझ सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिकल टर्म्स में, जिसको समझा जा सकता है कि हम कोई भी बिज़नेस जो कर रहे हैं वो अर्निंग के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। और दूसरी एंटिटी हो सकती है या यूनिट वो हो सकती है जो हम सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो एक दूसरी तरह की एंटिटी ये भी होती है। तो इस एंटिटी में आप अच्छे से समझेंगे कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं तो इसमें प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है। प्रॉफिट के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। अब जब हम बात करते हैं बिजनेस यूनिट की या बिजनेस एंटिटी की, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इवेंट्स ज़रूर होते हैं। इवेंट्स का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। गुड्स परचेज कर रहे होंगे, हम सेल कर रहे होंगे, हम एक सैलरी पे कर रहे होंगे, हम एक्सपेंसेस कर रहे होंगे, हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ऐसा बहुत से इवेंट्स हो रहे होंगे जिससे कि हमारा ये पता चलेगी कि ये इवेंट्स किससे रिलेटेड है, इस बिज़नेस एंटिटी से रिलेटेड है, इस बिज़नेस यूनिट से रिलेटेड है। एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है कितना, 5 लाख। तो यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 लाख रुपीज़ का है, ठीक। अब पहली चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए उसने परचेज़ किए गुड्स, परचेज़ किए गुड्स, कितने के परचेज़ किए, मान लो आप 4 लाख रुपीज़ के परचेज़ किए गुड्स। तो यहाँ पर दो क्या हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, या दो एक्टिविटीज़ हुई। पहली क्या है कि कैपिटल एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया गया 5 लाख रुपए का और गुड्स परचेज़ किए गए 4 लाख रुपीज़ के। थर्ड इवेंट यहाँ पर यह भी हो सकता है, जो गुड्स हैं इसका 3/4 गुड्स सेल कर दिया गया 3 लाख रुपीज़ में, और इसको सेल करने पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं वह हुए हैं 20,000 के। तो हमें क्या चीज़ें मिल गई, पहला तो मिल गया कैपिटल, दूसरा मिल गया परचेज, तीसरा मिल गया सेल, चौथा मिल गया एक्सपेंसेस। तो ये सारे क्या हैं, हमारे इवेंट्स हैं किसी भी बिज़नेस यूनिट के, बिज़नेस एंटिटी के। ये इवेंट्स होते ही होते हैं, ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देख लिए, ये क्या है, मेरा एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक। ये क्या है, गुड्स परचेज़ किया, ठीक है। ये क्या है, हमने सेल किया, यहाँ तक समझ में आई, वो भी कैश में। और ये हमने क्या पे किया, मान लो रेंट पे किया, एक्सपेंसेस हो सकते हैं गो डाउन के। तो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ इवेंट्स हो गए। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए इसको हम लोग कई तरह से इसके अकाउंट्स को समझ सकते हैं।
ये सारी जो एंटिटीज़ ये सारा जो ट्रांजैक्शन होता है, जो बिजनेस इवेंट हुआ है, वो इससे हम लोग बहुत सी चीज़ें जान भी सकते हैं। हम इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम इससे क्लोजिंग एंट्री पता कर सकते हैं, हम इससे कैपिटल पता कर सकते हैं, इससे हम और भी बहुत सी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हमें समझना है कि प्रॉफिट कितना है, तो हम देखेंगे कि हमने गुड्स कितना सेल किया है। 3 लाख रुपीज़ का गुड्स हमने सेल किया है और 20 लाख रुपीज़ का एक्सपेंसेस है। परचेज़ कितना के किया था? 4 लाख का। तो यहाँ पर हमारा 80,000 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम और भी सारे इवेंट्स कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इससे पता कर सकते हैं, इससे बहुत सी चीज़ें मालूम की जा सकती हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग इस तरह के ट्रांजैक्शन, इस तरह के इवेंट्स करते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, एक और टर्म इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिसेस हुई हैं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, सेल करने से रिलेटेड हो या एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, इसके लिए सबके लिए हम लोग एक टर्म का यूज़ करते हैं और इसको बनाया भी जाता है, जिसको हम लोग अकाउंट्स के रूप में जानते हैं। इस अकाउंट्स में हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें देखते हैं। इससे आगे चल के हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। तो हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको मेंटेन करने का काम अकाउंट्स के रूप में करते हैं। ये अकाउंट्स हर एक इंडिविजुअल के अपने अलग अलग नामों के हिसाब से हो सकते हैं। जैसे हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट एक अलग बन जाएगा। हम सैलरी पे कर रहे हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ को तो उसके अपने अलग अकाउंट्स हो जाएंगे। या हमसे हम परचेज़ कर रहे हैं किसी भी क्रेडिटर से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अपने अलग अलग अकाउंट्स हो जाएंगे। तो यही जो जिस चीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब यहाँ पर जब अकाउंट्स की बात आती है तो हम लोग ज़्यादातर जो अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं वो कैश में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कैश अकाउंट एक बनाया जा सकता है और जैसे यहाँ पर हमने एक इस तरह का कैश अकाउंट बना दिया जिसमें एक 2 साइडें होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेफ़्ट साइड होती है और ये होती है राइट साइड। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड को हम लोग कहते हैं डेबिट और राइट साइड को कहते हैं क्रेडिट और इसको शॉर्ट फॉर्म DR और CR के रूप में जाना जाता है। ये हमारा हो गया कैश अकाउंट। इसमें हम लोग अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पर भी अमाउंट हो जाएगी और ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स। तो इस तरह से हम लोग एक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिससे कि हम लोग ये समझ सकें। अब इसमें होगा क्या, ये कैश अकाउंट हमने बना दिया तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ये समझने में कि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस को चेक करना है तो हम इस कैश अकाउंट से देख सकते हैं। हमने कैश परचेज़ किया, कैश सेल किया, कैश पेमेंट किया, कैश से रिलेटेड कुछ भी करेंगे उसमें सब इसी में एंट्री आ जाएगी। इसके बाद एक टर्म और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कैपिटल। ठीक है, इसका आपने सुना भी होगा। अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने कैपिटल का आपको टर्म बताया भी था कि कैपिटल एक्चुअली होता क्या है। कैपिटल को अगर हम लोग फॉर्मूले में देखें तो लायबिलिटी असेट्स माइनस लायबिलिटी कहलाता है। असेट्स माइनस लायबिलिटी। अब ये क्यों कहलाता है? इसका मतलब ये है कि हमारे फर्म के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है उसको जानने के लिए हम लोग अगर जो भी असेट्स है और उससे हमारी जो भी लायबिलिटीज़ पेमेंट करती हैं उसको माइनस कर दें तो जो कुछ भी बचेगा वो मेरा कैपिटल कहलाएगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने परचेज़ किया, कितना परचेज़ किया? स्टॉक परचेज़ किया, डेटर्स का है, मशीनरी परचेज़ की, बिल्डिंग परचेज़ की। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं? ये हमारे पास सारी चीज़ें कैपिटल के रूप में कहलाती हैं। स्टॉक में से या जितने भी एसेट्स हैं उसमें से अगर लायबिलिटीज़ को हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा कैपिटल कहलाता है। अब कैपिटल के बाद जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया जाता है ड्राइंग्स के रूप में, इसका भी आपने सुन रखा होगा। ड्राइंग्स अगर बात की जाए कि ड्राइंग्स होती क्या हैं तो बहुत ही सिंपल वर्ड में हम आपको समझा देते हैं। जब कोई भी अमाउंट कोई भी पार्टनर या कंपनी का ओनर या अपनी शॉप का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फर्म के अंदर 40 लाख रुपए प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। किस लिए? कि उसे अपने पर्सनल हाउस, अपने लिए एक घर ख़रीदना है। तो उसने क्या किया कि अपने बिजनेस से 20 लाख रुपीज़ विड्रॉ किया और
अपना हाउस परचेस कर लिया। तो इस तरह की अमाउंट जब यूज़ की जाती है पर्सनल यूज़ के लिए तो ये ड्राइंग कहलाती है, और इस अमाउंट को पार्टनर या फर्म के ओनर को वापस भी कंपनी में करनी होती है। तो इस तरह से हम लोग ड्राइंग को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लायबिलिटी का। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी एक बहुत बड़ा टर्म नहीं है। लायबिलिटी में हम लोग जब असेट्स को कैपिटल से माइनस कर देते हैं तो जो कुछ बचता है वो मेरी लायबिलिटी होती है। अब कैसे समझेंगे असेट्स क्या है? असेट्स को बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें असेट्स होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। उसको समझने के लिए इसको हम लोग दो टर्म्स में समझ सकते हैं, ठीक है। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म या नॉन करंट कहलाती है और शॉर्ट टर्म करंट कहलाती है। अब इसको समझेंगे कैसे कि ये शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी है या लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी है। तो इसको समझने के लिए एक मेथड ये है कि जब भी हम लोग 1 साल के लिए किसी लायबिलिटी को अपने पास रखते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर उसका हमें पेमेंट करना होता है, तो 1 साल के अंदर जितने भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं जिनका हमें पेमेंट करना है या भुगतान करना है तो वो मेरी करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है क्रेडिटर्स। अब आप लोगों को क्रेडिटर्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम बताते चलें। क्रेडिटर्स एक्चुअली वो टर्म है जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म से परचेज़ करती है उधार पर, यानी कि उसको बिना किसी तरह का पेमेंट किए हुए परचेज़ करती है, तो जो सामने वाली फर्म है, ठीक है, जिससे करंट परचेज़ हुआ है, जिससे परचेज़ किया गया है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। यानी कि जब हम किसी से उधार परचेज़ करते हैं तो जिस इंसान से हम परचेज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे लायबिलिटीज़ मेनली स्टॉक परचेज़ करते हैं तो 1 साल के अंदर इनका पेमेंट हो जाता है, तो इसलिए ये करंट लायबिलिटीज़ के रूप में कहलाती हैं। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ कहलाती है जिनका 1 साल के बाद हमें पेमेंट करना होता है। स्पेशली इसमें डिबेंचर्स आते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स हैं, शेयर हैं। इसमें डिबेंचर्स इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसमें हम लोग एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई सालों के लिए 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटीज़ के रूप में जानी जाती हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जितने भी टर्म्स हमने पढ़े हैं वो सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आए हैं तो एक बार हम लोग दोबारा इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, कमेंट करेंगे तो आप लोग और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करिए क्योंकि ये बेसिक्स हैं। यहाँ पर अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आगे अकाउंटिंग आप लोगों के लिए हमेशा मुश्किल और टफ़ और ज़्यादा टफ़ होती चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।